टेलीविजन पर ऐसा पहली बार होगा जब क्राइम केस के फॉरेंसिक जांच की हर परत आपके सामने खुलेगी। आप जांच की हर कड़ी को खुद परखेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ होंगे एबीपी न्यूज के फॉरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय। किसी घटना पर शॉक हो जाना या इमोशनल हो जाना इंसान की फितरत होती है, लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेटर ऐसा नहीं करते। वो हर घटना को लॉजिकली सोचते हैं। इस लॉजिक का एक सिरा फॉरेंसिक एविडेंस से जुड़ा होता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम को कनेक्ट करते हैं। सुबह करीब 8 बजे बच्चे और उसकी बहन को पिता ने स्कूल छोड़ा था। इस वक्त स्कूल में टीचर्स और स्टाफ थे। हत्यारा भी स्कूल के अंदर ही था। सीन ऑफ क्राइम पर अपराध से पहले और बाद की पूरी कहानी दर्ज होती है। स्कूल के वॉशरूम में बच्चे के मर्डर से ठीक पहले क्या हुआ था, हत्या के फौरन बाद क्या देखा गया, इस सीक्वेंस को क्राइम सीन के जरिए पुलिस पढ़ नहीं पाई और न ही इसकी जरूरत को समझा। फिर भी पुलिस ने कुछ ही घंटे में हत्या के आरोप में अशोक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर केस सॉल्व करने का दावा कर दिया। अशोक स्कूल बस का कंडक्टर था। अशोक की शर्ट पर खून के निशान थे। बच्चे की हत्या के बाद अशोक की वॉशरूम के पास मौजूदगी पाई गई। अशोक ने कन्फेस किया कि उसने चाकू से बच्चे का गला काटा। अशोक ने खुद पुलिस को बताया कि वो वॉशरूम में सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा था और बच्चे ने उसे देख लिया। अशोक ने बदनामी के डर से बच्चे को मार डाला। चाकू आपके पास कैसे आया? क्या आप चाकू हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं? नहीं जी, बस में ही पड़ा था काफी दिनों से। पुराना चाकू, उसको साफ करने के लिए आया था वहाँ बाथरूम में। घर ले जाऊंगा। अशोक ने पुलिस को जो कुछ भी बताया वो क्यों बताया और क्या जो बताया वो सच था, इसे समझना बेहद जरूरी था। क्या जिस चाकू से वो हत्या की बात कर रहा था, हत्या उसी चाकू से हुई? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चाकू की। गुरुग्राम पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक के पास एक चाकू बरामद किया था। पुलिस की केस डायरी में यह बताया गया कि चाकू बस के टूल बॉक्स में रखा था। उसी चाकू का हत्या में इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, अब मानिए कि अगर ये चाकू कभी भी इस टूल बॉक्स में रखा गया है तो इस चाकू पर इस टूल बॉक्स के ट्रेसेस जरूर मौजूद होने चाहिए। चाकू की इस कहानी को फॉरेंसिक एक्सपर्ट लोकार्ट की एक्सचेंज थियरी पर परखने जा रहे थे। एक्सचेंज थियरी के मुताबिक जब भी कोई दो चीज संपर्क में आती हैं, तो वे एक दूसरे पर अपनी मौजूदगी के निशान जरूर छोड़ती हैं। ये देखिए, ये स्पॉट। सर, ये चाकू कभी भी इस टूल बॉक्स में नहीं रखा गया क्योंकि इन दोनों पे ही एक दूसरे के ट्रेसेस नहीं हैं, ना चाकू के टूल बॉक्स पे और ना ही टूल बॉक्स के कोई भी ट्रेसेस इस चाकू पर। मतलब बस कंडक्टर अशोक ने जिस चाकू से हत्या की बात कबूल की थी, वो चाकू असल में अशोक के पास था ही नहीं। बस कंडक्टर के चाकू से हत्या की बात साबित नहीं हुई। अब आते हैं दूसरे फॉरेंसिक एविडेंस पर। अशोक के कपड़े। पुलिस थियरी के मुताबिक बस कंडक्टर अशोक वॉशरूम में सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा था।
इस बात की पुष्टि के लिए उन कपड़ों की माइक्रो एनालिसिस करना जरूरी था जो घटना के वक्त अशोक ने पहने हुए थे। अशोक की शर्ट पैंट और अंडर गार्मेंट्स पर स्पर्म के निशान ढूंढने के लिए कपड़ों को यूवी लाइट से देखा गया। कपड़ों पर मिले खून और दूसरे स्वैब के सैंपल को स्लाइड पर रखकर सॉल्यूशन डाला गया। इसके बाद हर सैंपल की माइक्रोस्कोपिक जांच की गई, लेकिन अशोक के कपड़ों पर स्पर्म कहीं नहीं मिला। अशोक के कपड़े और चाकू की फोरेंसिक जांच से यह साबित नहीं हो पाया कि अशोक ने बच्चे की हत्या की। पुलिस की जिस थियरी में बस कंडक्टर अशोक फंसा था, फोरेंसिक जांच में वो खारिज हो रही थी, तो फिर बच्चे का मर्डर किसने किया? ये इन्वेस्टिगेशन अब सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच से होना था, लेकिन सीसीटीवी से मर्डरर का पता करना भी बहुत चैलेंजिंग काम था। सीसीटीवी फुटेज सिर्फ फुटेज नहीं होता, उसमें बहुत सारी जानकारी छिपी होती है। अपराधी का चेहरा दिखे या ना दिखे, सीसीटीवी में ऐसा कुछ जरूर होता है जिससे अपराधी के बारे में एक इंपॉर्टेंट सुराग हाथ लग जाए। अब जांचकर्ता वही ढूंढने जा रहे थे। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर लगे सीसीटीवी कैमरा नंबर 5 और 6, इन दो कैमरों से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वॉशरूम गैलरी की तरफ कब और कौन गया और कौन आया। सर, इस स्क्रीन पर सस्पेक्ट की वो वीडियो है जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी, और सर इसमें सस्पेक्ट की बॉन्स का डायमेंशन 30 सेंटीमीटर है। लेकिन नजरों का धोखा सीसीटीवी कैमरों के सामने भी हो सकता है। ये वीडियो सर अशोक की है, और सर इस वीडियो में अशोक की बॉन्स का डायमेंशन 42 सेंटीमीटर है। इस हिसाब से तो दोनों के फिजिकल डायमेंशन में फर्क आ रहा है। और कमाल की बात यह है कि पुलिस ने यह तो देखा कि बच्चे के वॉशरूम में जाने के बाद कौन वॉशरूम में गया, लेकिन ये नहीं देखा कि बच्चे से पहले वॉशरूम में कौन गया था और बच्चे की हत्या से पहले वॉशरूम से बाहर कौन निकला। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले हर चेहरे की पोजीशनिंग से अहम जानकारी मिलती है। फोरेंसिक साइंस में यह सीसीटीवी ऑडिट कहलाता है। इस तकनीक से अलग अलग कैमरों में मौजूद हर आदमी की पोजीशनिंग मार्क की जाती है, उसके कदमों की दूरी और उसमें लगने वाले वक्त को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद उसका एक रूट तैयार करके उसकी टेंटेटिव पोजीशन का आकलन होता है। इस स्क्रीन पर जितने भी सस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उन सब की पोजीशनिंग करो तुम। सर स्कूल मैप है। स्कूल का एंट्री गेट है। सस्पेक्ट 1, ओके, दिस इज सस्पेक्ट 2, ओके ओके, कैमरा नंबर 1 में। सीसीटीवी ऑडिट में जांचकर्ताओं की नजर एक खास तस्वीर पर ठहर गई। बच्चे की हत्या से पहले वही वॉशरूम में दाखिल हुआ था। उसकी शारीरिक बनावट, उसकी कद काठी से इस बात का अंदाजा लगाया गया कि यह तस्वीर किसकी हो सकती है। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यह इसी स्कूल का 11वीं या 12वीं का ही कोई छात्र है, और सबसे खास बात, वो छात्र छोटे बच्चों का वॉशरूम क्यों इस्तेमाल कर रहा है। यस, कपड़े एंड स्कूल की ड्रेस एंड एवरीथिंग। इस संदिग्ध का नाम भोलू है, जो इसी स्कूल के क्लास 11 का स्टूडेंट है। क्या इस बच्चे की हाइट और हत्यारे की हाइट के बीच में कोई संबंध था? क्या हत्या इसी बच्चे ने की थी? ये जानने के लिए फॉरेंसिक रिक्रिएशन की मदद ली गई। सर, हमला पीछे की तरफ से किया गया, कुछ इस तरह।
और खून आगे की तरफ गिरा है, और गला कटने के बाद बच्चा भी आगे को ही गिरा होगा। बिल्कुल सर, क्राइम सीन पर बच्चे की डेड बॉडी उसी हालत में पड़ी हुई मिली। सर खून तो सामने निकला और अपराधी पीछे था। आई थिंक सर अपराधी जो भी होगा उसकी शर्ट के सामने वाले हिस्से पर खून नहीं लगा होगा। अशोक की गिरफ्तारी उसकी शर्ट पर लगे खून के आधार पर हुई थी, लेकिन यहां हत्यारे की जो तस्वीर निकल कर आ रही है उसकी शर्ट पर सामने खून लगा हो ही नहीं सकता। जांचकर्ताओं ने फैसला किया कि वो उस दिन क्लास 11th और 12th के बच्चों के बारे में पता करेंगे जिनका व्यवहार असामान्य था। वो उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे ताकि ये पता चल पाए कि आखिर अपराध और इन बच्चों के दिमाग के बीच कोई कनेक्ट है या नहीं। सर उस दिन इन तीनों लड़कों का बिहेवियर काफी एबनॉर्मल था। हाँ सर, टीचर बता रही थी कि ये लड़का उन्हें घटना के बारे में कुछ और बताया और माली को कुछ और बताया। और इस बच्चे ने भी बताया था कि इस लड़के ने उनसे कहा था कि अगर पुलिस कुछ पूछे तो कहना कि ये उनके साथ में था। इनफैक्ट सर, इन दोनों बच्चों के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उस दिन काफ़ी परेशान दिख रहे थे। लेकिन सर इस लड़के का बिहेवियर सबसे ज्यादा सस्पेक्टफुल है। यस सर। यानी यहां भी जांच की दिशा भोलू की तरफ ही जा रही थी। सीन ऑफ क्राइम पर गिरा खून बहुत सारी जानकारियां देता है, जैसे हत्यारे की लंबाई कितनी रही होगी। खून की एक एक बूंद में बहुत सारी सूचनाएं छिपी होती हैं। इसे फॉरेंसिक साइंस में ब्लड स्प्लैटिंग एनालिसिस कहते हैं। अब जांचकर्ता वही करने जा रहे हैं। सर देखिए, ये जो ब्लड का ड्रॉप है ना, ये लोअर वर्टिकल डायमंड शेप में है, यानी कि ब्लड इधर से आया होगा। लेकिन अगर हम इधर देखते हैं तो ये एंगल दिखा रहा है। पुलिस ने जिस बस कंडक्टर अशोक को आरोपी बताया है सर, ये तो उसकी हाइट नहीं है। ये हाइट उस 11वीं क्लास के स्टूडेंट की है जिसका बिहेवियर सस्पेक्टफुल था, जो वॉशरूम में आया था, और फुटप्रिंट से इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जिस जगह अपराध हुआ वहां अपराधी अपने पांव या जूते चप्पल के निशान छोड़ जाता है। वो निशान खुली आंखों से भले ही दिखाई न दें, लेकिन फुटप्रिंट एनालिसिस की तकनीक उसे पकड़ लेती है। सीन ऑफ क्राइम पर फुटप्रिंट की एनालिसिस होती है। फुटप्रिंट का डायरेक्शन क्या है, विक्टिम का डायरेक्शन क्या है, कौन कौन से फुटप्रिंट बच्चे के फुटप्रिंट के आसपास मूव कर रहे हैं। जांचकर्ताओं ने हर एक फुटप्रिंट को एनालाइज करना शुरू किया। जांचकर्ताओं को सीन ऑफ क्राइम से एक ऐसा फुटप्रिंट मिला जो वॉशरूम में गए बच्चे के साथ साथ मूव कर रहा था। सर ये अशोक के फुटप्रिंट्स हैं और ये सस्पेक्ट के फुटप्रिंट्स हैं। ये दोनों तो बिल्कुल मैच नहीं करते, और ये हमें क्राइम सीन से मिला हुआ फुटप्रिंट है जो कि हमारे सस्पेक्ट के फुटप्रिंट से बिल्कुल मैच करता है। यानी कि अशोक तो हमारा किलर है ही नहीं। इसका मतलब कातिल के फुटप्रिंट्स और बच्चे के फुटप्रिंट्स मैच नहीं करते, लेकिन उनका शू मेक एक ही है। सर ये तो उसी 11वीं क्लास के स्टूडेंट से मैच हो रहे हैं। जी बिल्कुल मैच हो रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के नतीजे साबित कर रहे थे कि वॉशरूम में जिसने बच्चे की हत्या की वो भोलू ही है। जांच अधिकारियों ने भोलू को गिरफ्तार कर लिया। 11वीं क्लास के भोलू की म्यूजिक में गहरी दिलचस्पी थी। उसने स्कूल के कई प्रोग्राम में भाग लिया था।
लेकिन म्यूजिक में कमाल दिखाने वाला भोलू पढ़ाई में पीछे छूटता जा रहा था। संगीत से प्यार करने वाला भोलू एग्जाम से नफरत करने लगा था। खासतौर पर भोलू को पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग से चिढ़ थी। वो डरता भी था। भोलू ने उस बच्चे की हत्या भी इसी मकसद से की ताकि इस घटना के बाद स्कूल के एग्जाम और पीटीएम टल जाएं। भोलू स्कूल में किसी को मारने की प्लानिंग कर रहा था। इनफैक्ट उसने वाटर बॉटल में भी जहर मिलाने का मन बना लिया था। यस सर, अगर वो इस बच्चे को नहीं मारता तो किसी और बच्चे को जरूर मारता। जिसको बुलाया था वो आया क्या? यस सर। कैसे हो भोलू बेटा? आखिर तुमने उस बच्चे को क्यों मारा? कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। मतलब तुम किसी को मारना चाहते थे? वो स्कूल की छुट्टी। चाकू तुम खुद लाए थे? हाँ। घटना से पहले अपराधी के पिछले कुछ दिनों की जानकारी उसके दिमाग को पढ़ने में काफी मदद करती है। जांचकर्ता भोलू के दिमाग को पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भोलू की डिजिटल एक्टिविटी को डिकोड करना शुरू किया। सर, बच्चे की हत्या के बाद भोलू ने गूगल पर फिंगरप्रिंट मिटाने के उपाय भी खोजे। ये देखो सर, हिस्ट्री। एंड सर ये देखिए, उसने पॉइजन के बारे में भी पता लगाया। ये देखिए, गुरुग्राम की घटना हम सब के लिए एक सबक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों में क्रिमिनल एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, इसे स्कूल और पेरेंट्स दोनों को मिलकर समझना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।